मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग गया जो मेरे सिलेबस से रिलेटेड थी, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जी जो देखिए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मेरा बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी एक किसान हैं। मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था। जी देखिए, स्मार्ट स्टडी आजकल काफ़ी ट्रेंड बदल चुका है यूपीएससी का, पहले जैसा नहीं रहा। जब मैं छोटा सा था तो मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि तुझे अफसर बनना है। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों से ही बच्चे आगे आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। हिंदी मीडियम और आर्ट्स के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए मैं तो नहीं ज़्यादा बोल सकता, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ही बोलूँगा कि यूपीएससी सबको एक इक्वल फुटिंग प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या डॉक्टर बैकग्राउंड या मेडिकल से ही बच्चे इसमें पास हो सकते हैं। One year for the past 1 year or 1 to 1.5 year is relevant for the UPSC prelims. Some portion of the current affairs you should revise daily. You have to building up temperament for the MCQs or the strategy in the planning. There are some copies of the toppers that you can refer to so that you have a rough idea. नहीं, आईएएस का सपना मेरा बचपन से नहीं। जी देखिए, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मेरा बहुत ही मॉडेस्ट बैकग्राउंड है। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मेरी माताजी एक हाउसवाइफ हैं। मैंने बीटेक करा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से, मुरथल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एसएससी की तैयारी करी और मैंने इनकम टैक्स में काम करा 4 साल। और उसके बाद मुझे ये प्रेरणा मिली। मेरे फादर भी चाहते थे, मेरे दादाजी का सपना था कि मैं आईएएस अफसर बनूं। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट करी यूपीएससी की, एंड बाय गॉड ग्रेस इट इज़ वेल। देखिए, मेरे लिए सबसे जो मेन चुनौती थी वो थी कि मैं जॉब नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड और मेरा जो फैमिली का जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी, मुझे करना पड़ा। जॉब नहीं छोड़ के मैं तैयारी नहीं कर सकता था। तो सबसे बड़ी मेरे लिए जो मेन चुनौती थी वो यही थी कि जॉब के साथ मैं कैसे तैयारी करूं और उसको कैसे मेंटेन रखूं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही रही कि हाउ आई विल मैनेज माई टाइम। तैयारी जॉब के साथ साथ आप काम के साथ साथ कैसे आप तैयारी कर पाएंगे। तो यही मेरे लिए मेन सबसे बड़ी चुनौती रही। जी देखिए, स्मार्ट स्टडी आजकल काफ़ी ट्रेंड बदल चुका है यूपीएससी का, पहले जैसा नहीं रहा है। अभी यूपीएससी भी काफ़ी करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने लग गई है। और स्मार्ट स्टडी से मेरा मेन मकसद है, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप अपने आसपास की चीज़ों के प्रति जागरूक रहें और उन्हीं से आप के जो मेनली जो ज़्यादातर क्वेश्चंस रहते हैं उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सिर्फ सिलेबस को मगअप ना करके उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और अपने विचार, अपने थॉट्स उसके बारे में बनाएं, तो शायद आप उस तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। कि लाइफ इज ए जीरो सम गेम। आपको कुछ मिलता है, तो आप कुछ ना कुछ खोते भी हो, और कुछ अगर खोते हो तो कुछ ना कुछ मिलता भी है। अगर आप जिंदगी में कुछ ना कुछ त्याग करके चलते हो, सेक्रीफाइस करके चलते हो, तो इट मीन्स आप जिंदगी में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। आप किसी और चीज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। तो ये हमेशा चलता रहता है। अगर हम भारत दर्शन नहीं गए तो हमने मसूरी में यहाँ पे स्नोफॉल देखा, जो कि फर्स्ट बैच है, जो भी फर्स्ट बैच था, वही सही बात है कि आप जो भी काम करते हो, तो उस काम में अगर आप पूरे जी जान से मेहनत से उस काम को करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चाहे आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हो, चाहे आप आईएएस बनना चाहते हो, चाहे आप एक किसान भी बनना चाहते हो, अगर आप पूरी मेहनत से काम करोगे तभी आप उस काम में सफल हो पाओगे। तो ये शायद एक मेन मोटिवेटिंग फैक्टर था जो हमारे लिए या मेरे लिए जिसने काम किया। और एक्सपीरियंस के लिए यही मेरा एक मैसेज है कि जो यूपीएससी का या सिविल सर्विसेज का या कोई भी एग्जाम जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, उनका जो पैटर्न अभी धीरे धीरे जो है चेंज हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये सभी सिलेक्शन कमीशंस जो भी हैं हमारे, यूपीएससी, एसएससी और अदर सिलेक्शन कमीशंस, उन्होंने भी इस बात को रिकॉग्नाइज करा है कि रूरल बैकग्राउंड और जो अर्बन बैकग्राउंड के जो बच्चे रहते हैं उनमें एक बेसिक डिफरेंस रहता है बिकॉज ऑफ सम फैसिलिटीज जो रहती हैं। तो शायद कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो रहा है कि इस तरह का एग्जाम पैटर्न बनाया जाए ताकि उस जो जो वो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके। तो मुझे लगता है कि अगर रूरल बैकग्राउंड के बच्चे अगर अच्छे से, मतलब अगर कंसेप्चुअल तैयारी करते हैं, बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से तैयार करके चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो गैप कम हो जाता है। बिकॉज जो यूपीएससी अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन पूछे, उन्होंने ट्रेंड ऐसा कर दिया है कि आप जरूरी नहीं है कि आप अर्बन बैकग्राउंड से आते हैं तभी आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप रूरल बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप जो है अर्बन बैकग्राउंड से हैं, और वही एक मेन फैक्टर रहता है। हाँ। तो इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको ये समझना जरूरी है कि यूपीएससी आपसे क्या चाहती है और क्या आप वही चीज डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप वो रमेश सिंह पढ़ के भी अगर आपके अंदर वो चीज नहीं डेवलप हो पाई तो कोई फायदा नहीं है। बल्कि एक छोटी सी बुकलेट पढ़ के या किसी एक छोटे से किसी नॉर्मल इंसान ने भी आपको समझा दिया और आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रमेश सिंह पढ़ना। और रमेश सिंह एक अच्छी बुक है, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उसके अच्छे रिव्यूज भी हैं।
अगर आपके पास समय है तो आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। कि हम एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं, जो मुझे भी अपनी जर्नी से फील हुआ कि यूपीएससी या एसएससी या कोई भी एग्जाम जिसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं, और हम चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि वो जो जिस भी चीज़ के लिए वो तैयारी कर रहा है वो उसमें सक्सेसफुल हो और उसको वो चीज़ मिल जाए जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। बट हर बार ऐसा नहीं हो पाता। जैसे कि अगर हम देखें कि सिविल सर्विसेज में अराउंड 4 to 5 लाख जो है एस्पिरेंट्स हर साल बैठते हैं, जो एग्जाम देते हैं, और ओनली लेस देन 1000 आर गेटिंग सिलेक्टेड एवरी ईयर। तो पास परसेंटेज इज वेरी लो, वेरी। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें ये समझ के चलने की जरूरत है कि सिर्फ एक एग्जाम से ही आप अच्छे इंसान हो या आप किसी लायक हो, ये डिसाइड करना सही नहीं है, ये आपके साथ एक ज्यादती है। अगर आप एक काम नहीं कर पाते तो आपको दूसरी चीज में ट्राई करना चाहिए, और शायद यही एक जिंदगी का एक फलसफा होना चाहिए हमारा, कि अगर आप एक चीज में नहीं कर पाते देन यू शुड ट्राई फॉर समथिंग एल्स, बिकॉज मे बी यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स। क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर को अगर रेस कराते तो शायद वो नहीं अच्छा कर पाते, लेकिन उन्होंने क्रिकेट में जाके बहुत बढ़िया करा। तो शायद मैं अगर यूपीएससी के बजाय मैं किसी और फील्ड में जाता तो शायद अच्छा नहीं कर पाता। मुझे लगा कि यूपीएससी में मैंने किया और अच्छा कर पाया। तो हमें यहाँ पर ये एक मतलब मन में बना के चलना चाहिए कि मैं जिस चीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा है कि उसमें मेरा सिलेक्शन हो या मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊं, और अगर नहीं भी हो पाता हूँ तो शायद मेरे लिए कोई दूसरी चीज हो सकती है जो मेरे लिए बनी हो और जिसमें मैं अच्छा कर सकता हूँ। हाँ जी, देखिए मेरा इसमें एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जो जब हम बुक लिस्ट की बात करते हैं या हम तैयारी की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट को बुक वाइज ना देख के किसी भी सब्जेक्ट को उसके सिलेबस के हिसाब से देखना चाहिए। अगर आप सिर्फ हिस्ट्री पे जाएंगे तो हिस्ट्री अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जिस पे आप पीएचडी भी कर सकते हो, बिल्कुल, और कितनी ही किताबें पढ़ सकते हो। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप पूरी लाइफ भी हिस्ट्री को पढ़ते रहोगे तब भी आप हिस्ट्री को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट अपने आप में इतना वाइड और इतना वास्ट है कि उसको आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, और उसमें किसी भी लेवल तक आप जा सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, तो वो बहुत स्पेसिफिक हो जाता है कि यूपीएससी के लिए आपको हिस्ट्री कितना पढ़ना है। हाँ। और इसीलिए जब हम यूपीएससी के लिए हिस्ट्री कितना पढ़ना है, तो उसके लिए हम स्पेसिफिक बुक की बात करने के बजाय हम जाएंगे सिलेबस के ऊपर कि यूपीएससी ने क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब करा है, ताकि हमारा वो सिलेबस उन बुक से कंप्लीट हो जाए। तो मेरा एक बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रहती थी कि रादर देन गोइंग टू बुक्स आई शुड बी फोकसिंग ऑन ओनली ऑन दी सिलेबस पार्ट, और वो सिलेबस मैं कहाँ से कर सकता हूँ। तो अगर आपका ये फोकस रहेगा तो आप बुक्स के लिए बहुत ज्यादा जो है एक आपका ऑब्सेशन नहीं रहेगा कि मुझे यही बुक पढ़नी है और यही कंप्लीट करनी है। तो उसी पे अगर हम चलें तो हिस्ट्री में सबसे पहले जो मैंने करा था वो बिपिन चंद्रा, जो एनसीईआरटी हमारी बुक है, उसके करने के बाद मैंने स्पेक्ट्रम से हिस्ट्री को पढ़ा था। स्पेक्ट्रम एक बहुत अच्छी बुक है, और उसमें जो है जो लास्ट में समरी एक से बहुत अच्छे से, हाँ सर, वो तो बहुत ही सेवियर है, मतलब वो तो काफी अच्छा है। हाँ जी, क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे उसमें बहुत अच्छे से समरी उन्होंने बना के दिया, तो आप उसको अगर रिवाइज करते हैं, और क्योंकि समय भी आपके पास इतना नहीं होता कि आप पूरी की पूरी बुक को रिवाइज कर सकें, तो वो समरी आप पढ़ लेते हैं तो वो जल्दी आपका रिवीजन हो जाता है, जो कि अच्छा है। उसके अलावा आप जो ये बुक्स पढ़ें, तो मेरा एक मानना है कि आप अपने कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से कुछ ऐसे नोट्स बना लें या बुक में अंडरलाइन कर लें, या कुछ भी इस तरीके से अपने आप बना के चलें, ताकि जो मेंस में, जैसे मेनली मेंस में ऐसा रहता है, क्योंकि मेंस में दो एग्जाम आपके दिन सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में एग्जाम रहते हैं, पेपर रहते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप कंप्लीट बुक को कर सकें। तो आपको पूरा जो है सब्जेक्ट वाइज सारा सिलेबस विद इन 15 मिनट्स या 20 मिनट्स में उसको रिवाइज करना होता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपके पास कुछ ऐसे क्रिस्प चीजें हों, कुछ ऐसे नोट्स हों जिसको आप उस टाइम पे फटाफट करके उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें आपके जहन में आ जाएं और एक रिवीजन आपका हो जाए। तो जब भी आप ये बुक्स पढ़ें तो आप छोटी छोटी चीजों को नोट कर सकते हैं। तो मेंस के लिए आप फैक्ट्स को नोट कर सकते हैं, मेंस के लिए आप जो है कंसेप्चुअल चीजों को नोट कर सकते हैं। जी देखिए, हिंदी मीडियम और आर्ट्स के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए मैं तो नहीं ज़्यादा बोल सकता, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ही बोलूँगा। मुझे लगता है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों के लिए जो एक मेन सेटबैक रहता है जब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो दे फील डिफ़िकल्टी इन चूजिंग देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस से मैंने करा था, वो सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं था, सो आई हैड टू चूज़ सम अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट। और इसके अलावा बहुत सारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, फिर उसके साथ तैयारी करते हैं।
तो ये एक मेन सेटबैक रहता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट वाइजली चूज़ करें ताकि आपको आगे इसमें प्रॉब्लम ना हो और आपको उसको चेंज ना करना पड़े, तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो और बाकी आर्ट्स, और मुझे लगता है कि यूपीएससी सबको एक इक्वल फुटिंग प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या डॉक्टर बैकग्राउंड या मेडिकल से ही बच्चे इसमें पास हो सकते हैं। हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और हर कस्बे से बच्चे इसको क्लियर करते हैं, इसमें सफलता पाते हैं। बट यू हैव टू गिव अटेंशन टू एंड देयरफॉर यू नीड टू प्रिपेयर एवरी फेज इन ए डिफरेंट वे, एंड देयरफॉर I think prelims is more factual type of thing. There are objective type of questions, so you have to focus more on you have to building up temperament for the MCQs. While in mains there is totally different game. You have to write your answer, you have to write your opinion. You should have the good content. Then structure of the question is there. So that is totally different game. And then personality test is again totally different because you don't have any specific content for that. You have to build up your personality. And you have, there is no specific syllabus, so you can't actually prepare for the interview. You actually have to prepare for yourself, that what is your personality, you can present it in a right manner to the interview board. So I think for every phase the student has to be very clear in his mind about the syllabus, about the strategy and the planning, and only after that you can go with the UPSC preparation. The current affairs, for how much period you have to complete it, but roughly it is one year, for the past 1 year or 1 to 1.5 year is relevant for the UPSC prelims examination. So I am considering that at least once you have done the current affairs by this time. And the second thing is, friends, if you have not done the current affairs for some period and still there is some portion left, then my advice is, then do not panic. There is no reason to panic at this point of time, because if you panic, it will lead to further making a pressure on you, and that will decrease your attention and you will not be able to focus on your studies. That will further make it increase in the pressure on you, and it will push you into a vicious cycle. So it will not help you. So do not panic. Be calm and composed, and be focused on your be attentive and focused on your studies. So I would be telling you that how to approach the current affairs in these last 20 days. So first thing, who have done at least once their current affairs, just revision is the key for them. Just revise daily. Some portion of the current affairs you should revise daily. Do not leave it for the last 7 days or 5 days, that in last week we will revise the current affairs, first do the static portion. So do not do that. It will not help you, because revision is the key for the current affairs. Otherwise there will be confusion in the examination, and the confusion will not help you. It will lead to ambiguity, and it may lead to that you mark the wrong answer in the end. So revision is the main key that will help you recalling the factual things in the examination. And for those people who have not done the current affairs, or some portion of the current affairs is still left and they are planning to do it, my advice for them, first thing is, do not panic. You can still do it. The second thing is, do not plan to do it in the last days, that you will be doing it in the last day and it will remain in your memory. So do not go with that plan. It will not work. The thing is, do it now. If you have still some portion of the current affairs is left for you, then do it now, today itself. Start from today itself. And how you can do it? First thing is, do not go for monthly magazines or anything like that. Go for the compilation. So suppose for last 3-4 months, or for the corona period, the current affairs for the corona period is left for those 3-4 months, then go for the compilation of those 3-4 months. You can easily get it from any website or from any market. So like PT365 is there from Vision IAS, even Insights and Forum IAS, everything, every coaching institute is giving you compilations for the current affairs. So you, first thing is, go for the compilation. Do not go for the whole monthly magazine. You will not be able to complete it. Second thing is, you can also watch video in 2x speed or something. It will help you cover the current affairs in very less time. Further, the things which you have heard and things which you have read, there is higher possibility that you will remember the things, and you will be able to recall those things which you have heard in. So you can watch video. I was having my optional as public administration, so I had to devote more time to the newspapers and the current affairs. And The Hindu and Indian Express are the two newspapers that I have referred. And some other magazines like Yojana and some current affairs magazine, also some YouTube channels, like even some of the topics that are not in conventional books, so you have to refer them from other sources, from internet, from YouTube, or from other things. So
My main sources were for current affairs were the Hindu newspaper, Indian Express, Yojana, and some of the current affairs that are available in the market. जनरली जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड रहता है, फैमिली बैकग्राउंड रहता है, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा हम कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े हैं, तो इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी नॉर्मली कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद जो हाई बड़े शहरों में बच्चों की होती है। बट इट वाज फाइन, क्योंकि मुझे लगता है कि यूपीएससी आपकी लैंग्वेज चेक नहीं करता, यूपीएससी आपकी थिंकिंग प्रोसेस को चेक करता है। For to some of the videos that are available on the YouTube for the toppers, from the toppers, also there are some copies of the toppers that you can refer to, so that you have a rough idea how to write a good essay. And then you have to practice for the essay, because without, if you haven't written any essay before the exam, so it becomes very difficult for you to plan and to structure the essay in the exam conditions and then write it in a good manner. There are some students that they can handle even in the exam conditions, and they haven't written an essay and they can just go and write a good essay. But for most of the students, if you haven't written it, then it becomes very difficult. So for me, I think you should prepare at least 2 or 3 essays or 4 or 5 essays before going to the mains examination, and you should have proper practice for it. Focus on the introduction and conclusion part. Body is mainly consisting of the content. If you have good content, you can write the body, but focus on the introduction and conclusion part, and therefore it becomes manageable in the exam. Interview is a very dynamic process, so you have to prepare. You didn't have any specific syllabus, so you have to prepare from various sources. Like you have to prepare from current affairs. Your DAF should be completed. Then your background education is there. Your work experience is there. Then your state is there. And then you have to prepare for the government schemes and all these things. So it was a preparation. It was from various sources I had to prepare, and my interview this time was mainly focused upon the government scheme. For the agriculture sector was there. Then questions from international relations were there, and also the many questions were about subsidies and all these things. So and I think it goes good, but you never know without marks and how I fared in the interview. Time management was the most crucial part for the preparation, UPSC preparation, because I was already working in the income tax department as inspector, and therefore I had to manage. I had to get the time for the UPSC preparation, and because syllabus is very vast, and for UPSC you need to dedicatedly give your time for the syllabus part, for the content, and after that you also need to practice it. So for me, time management was the most crucial part, and I had managed the time, like even during the lunch I used to get to some time. Even I used to complete my work before time, and then I used to ask my seniors, sir, can I go? I had some class, or can I prepare for this? And they were also very supportive, my colleagues and my senior officers. So even while traveling, I used to watch videos, because I cannot study, then I can watch a video for current affairs or for some other topic. So I think time management is the most important thing in UPSC preparation. You should focus on your time, availability of time. Then syllabus is there, divide it into modules, fix some time slot to that module, complete that syllabus into that time slot, and I think it will help you a lot. Okay, yes, actually my strength, I think, is consistency. Then second thing is determination, and third thing is perseverance. And UPSC is a very long journey. You never know when this journey is going to end. So you start it, but you never know that when it will end. So for that, first thing is that you should have the patience and perseverance. You can many of the students are clearing it in their first attempts, but you never know, it may also take up to second, third or fourth attempt. In my case it was fourth attempt. So the first thing is you need to be patient, and perseverance is very important. After that, you need to be consistent in your study, because even if a gap of 2 or 3 days or 4 days in your studies, then you have to start from scratch. So it is very important that your study is consistently, you are doing consistently studying your syllabus. And third thing is determination. There are many ups and downs during the preparation, so determination is the part that keeps you going. So you need to be very determined from your heart. I think you should you would have to devote at least 1 year in full preparation, with full consistency and with full dedication. आफ्टर दैट इट्स योर लक. कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी वो काम कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, और बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी अवेलेबल रहती है. तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद वो कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं.
लेकिन यूपीएससी की नज़र में सब बराबर हैं। यूपीएससी ये कभी ऐसा नहीं देखता है कि ये हिंदी मीडियम से है या इंग्लिश मीडियम से है, बस ये आपकी मेहनत और आपका जज्बे का सवाल है। अगर आप पूरी मेहनत से तैयारी करेंगे तो आप हिंदी मीडियम से भी अच्छी रैंक पा सकते हैं। पिछले मतलब बैक ईयर्स में भी लोगों ने हिंदी मीडियम से बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छी रैंक हासिल करी है। तो और अगर आप मेहनत से तैयारी करेंगे तो आप भी हिंदी मीडियम से या किसी भी मीडियम से आप तैयारी करेंगे तो आपको अच्छी रैंक मिल सकती है। बस आपको मेहनत और जज्बे से तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने किसान की जो हालत है उसको अच्छा कर सकते हैं, हम कर देंगे, तो रूरल जो लेवल पे, क्योंकि 70% पीपल जो रूरल बैकग्राउंड में हैं अभी भी, वो अभी भी फार्मिंग या एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं। अगर हम एग्रीकल्चर में कुछ ऐसे रिफॉर्म ला सकते हैं, कुछ ऐसे सुधार ला सकते हैं, तो वहाँ से लोगों का जीवन भी बदलेगा। और अगर रूरल लेवल पे हम लोगों का जीवन बदल देंगे तो हम अपने देश को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। करेक्ट। सबसे मेन वीकनेस यही थी कि सिलेबस ही मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। 2017 में जो वीकनेस थी वो ये था कि कुछ टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स बेसिकली, जिसको मैं फुली कवर अप नहीं कर पाया था, बिकॉज माय मेन फोकस वाज ऑन कंप्लीटिंग द स्टैटिक सिलेबस फर्स्ट। तो पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप इन चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो। ये जब कंप्लीट हो जाता है देन यू स्टार्ट फोकसिंग अपॉन अदर पार्ट्स। और उसमें करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, यूपीएससी के एग्जाम के लिए। तो 17 में मेरा करंट अफेयर्स की वजह से मैं उसको थोरोली कंप्लीट नहीं कर पाया था, टाइम नहीं था मेरे पास इतना, उसकी वजह से मेरी कमी रही, जो कि मैंने 18 में और 19 में उसको मैंने कवर अप करा। मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग मुझे लगता है कि प्रीलिम्स का पार्ट था। क्योंकि प्रीलिम्स के लिए आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है, बहुत चीज़ों को आपको स्पेसिफिकली ही याद करना पड़ता है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि इधर यहाँ पे आपको या तो +2 या माइनस जो भी 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें आपके पास वो चांस नहीं होता है कि अगर आपको नहीं भी आता है देन इवन इफ यू राइट समथिंग यू विल गेट सम मार्क्स, ऐसा नहीं होता है। और उसके लिए इसीलिए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ट्रिकी था मेरे लिए, क्योंकि मैं उतने स्पेसिफिक चीज़ों के साथ नहीं कर पाता था, मेरे पास टाइम नहीं था। तो मुझे लगता था प्रीलिम्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा ट्रिकी है। और मेंस के लिए चीज़ें क्या थी कि मेंस के लिए जनरली यू हैव टू, आपकी थिंकिंग अगर सही है तो मेंस आप क्लियर कर पाओगे, क्योंकि यूपीएससी जनरली देखता है कि इंसान की थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, वो किसी भी चीज़ को कैसे देखता है हमारे देश के सामने। ये एक ऐसी फीलिंग है जो आपको वो कहते हैं कि कभी विश्वास ही नहीं होता है, और अभी तक शायद मैं विश्वास नहीं कर पाया हूँ कि मेरी रैंक 1 आ गई थी या आ गई है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, शॉकिंग था कि रैंक 1 आ गई। बिकॉज एक इंसान जो कि ऐसे हालात में पढ़ा है, जो कि जिसके पिता एक सिंपल फार्मर हैं, गांव के माहौल में पढ़ा है, उसके बाद आके एक सिंपल ही जो है स्कूलिंग उसकी हुई है, उसके बाद वो जॉब करता है, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट है, जॉब नहीं छोड़ सकता है, 9 to 6 उसकी जॉब रहती है। उसके बाद वो यूपीएससी तैयारी करने की सोचता है, पहले 2 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाते हैं, 3rd अटैम्प्ट में किसी तरीके से रैंक आ जाती है, एंड 4th अटैम्प्ट में वो बस इसीलिए सोच के करा कि चलो यार दे देते हैं, पहले भी एग्जाम दिया, आपने क्लियर कर चुके हैं तो शायद इस बार भी ट्राई कर लेना चाहिए। तो आप कभी भी नहीं सोचते हो कि आप टॉप कर दोगे मतलब उस एग्ज़ाम को, जबकि आपको लगता है कि आपका जो कंपटीशन है वो बहुत मतलब काफ़ी हाई कंपटीशन रहता है। तो ये बहुत ही जो है एक शॉकिंग और सरप्राइजिंग प्लेजेंट सरप्राइज था मेरे लिए, जो मैंने रिजल्ट देखा, आई वाज सर्चिंग माय नेम और ये सबसे ऊपर ही था। तो क्योंकि 2 प्रदीप सिंह थे तो मैंने रोल नंबर चेक करा, तो रोल नंबर सबसे ऊपर मेरा रोल नंबर ही था। तो पहले मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये मैं हो सकता हूँ। उसके बाद मैंने क्रॉस चेक करा, मैंने अपना यूपीएससी का रोल नंबर निकाला, एक डिजिट को चेक करा कि मेरा ही है। उसके बाद शायद अगले 1-1.5 मिनट या 2 मिनट तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस फीलिंग में हूँ, या मेरे अंदर क्या क्या जो भाव उमड़ रहे हैं, क्या वो खुशी के हैं या वो जो है आई कांट एक्सप्लेन। और उसके बाद सबसे पहले मैंने फ़ोन करा, अपने पिताजी को फ़ोन करा, वो उस समय खेत में थे, फील्ड में थे। मैंने उनको फ़ोन करा कि पापा रिजल्ट आ गया है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या हुआ, मैंने कहा कि सिलेक्शन हो गया। देन ही आस्क्ड की रैंक क्या रही, तो मैंने उनको रैंक नहीं बताया, मैंने कहा कि रैंक सही है, आप आ जाइए। तो उसके बाद वो वहाँ से आए, 1-1.5 घंटे के बाद वो हमारे गाँव में ही थे, तो वो घर आए और आने के बाद ही उनको मैंने बताया कि रैंक 1 है। तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ, हमारे घर में किसी को विश्वास नहीं हुआ कि मेरी रैंक 1 आ गई है। एंड देन तो न्यूज़ उसके बाद तो फिर मीडिया को पता चल जाता है, इट वाज मीडिया वाज ऑल ओवर माय हाउस। तो अच्छा एक्सपीरियंस। हाँ, मेरे पिताजी ने मुझे यही बोला कि जब भी हम किसी भी पड़ाव पे चले जाते हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे पड़ाव होते हैं, उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने मुझे यही बोला कि ज़िंदगी में जब भी हम कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं तो हमें और भी ज़्यादा जो है हमारा जो स्वभाव है वो विनम्र हो जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि कभी भी ज़मीनी स्तर से अपने आप को दूर मत करना, ज़मीन से जुड़े रहना, और वो कभी भी, तो वो चीज़ मेरे मन में हमेशा जहन में रहती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी को बुरा फील ना हो और किसी को ऐसा फील ना हो कि मेरे अंदर कोई एरोगेंस है। तो यही उनकी एडवाइस थी, मैं उसको लेके चलता हूँ। ओके।
गलियों गलियों में मुझे ढूंढोगे तो याद आऊँगा, जब भी इस शहर को लौटोगे तो याद आऊँगा। तुम मेरी आँख के तेवर ना बुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊँगा। हमने खुशियों की तरह दुख भी इकट्ठे